हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मुझसे छोटे हैं और मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरे संगी साथी हैं और मेरे बड़े भाइयों और बहनों जो मुझसे बड़े हैं। आप सभी के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से ग्रुप डी स्पेशल एक बैच की पहल करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कवर कराऊंगा आप सभी को 2022 में जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुए थे उसके मैथ के सॉल्यूशन, वो भी सेट वाइज। जैसे कि आज की वीडियो के थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि टारगेट आरआरबी ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन डेट 18/8/2022 में शिफ्ट 1 में जो मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन वो भी बेस्ट सॉल्यूशन। मिशन अपना गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है इस साल का। इस चैनल के माध्यम से ये मैं फर्स्ट वीडियो आप सभी के बीच में ला रहा हूँ। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर देना और अपना कमेंट बॉक्स में कीमती कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और आगे जो भी वीडियोस बनानी है उसको हम पूरे जोश के साथ बनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके बीच में ये रहा। तो देखिए, एमआई कंपटीशन क्लासेस में हमने टारगेट किया रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम को और मैंने जैसा आपसे शुरुआत में ही बोला कि 2022 में जितने भी हर सेट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट वाइज मैं आप सभी के बीच में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ट्रिकी बेसिक मेथड जो भी मेरे से बन सकेगा बेस्ट सॉल्यूशन आपके बीच में प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जानते हैं आप, जिस प्राइस पे कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 रुपए कम है, यानी कि कहना सीधा सा चाह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि 5,000 से 2,000 कम है। 5,000 से 2,000 कम है, यानी कि सीधा सा कह देना भाई 3,000 रुपये। लेकिन नहीं, सीधा तो बोलेंगे नहीं, कंपटीशन है भाई। इसके बाद डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपनी क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। क्रमवार छूट 5% की छूट देता है ग्राहक के लिए। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 3,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था, ठीक है। कितनी पहले शुरुआत में कितनी छूट दी गई देख लीजिए, शुरुआत में कितनी छूट दी गई? 10% की, तो का 90% हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 90% क्यों लिखा? देखिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कोई भी वस्तु हमेशा 100% प्राइस की होती है। उसमें कम या ज़्यादा करेंगे तो आप 100 पे ही करेंगे। छूट का मतलब है कि 10% कम कर दिया गया, यानी कि 3,000 का 90%। जो क्रय मूल्य था 5,000 से 2,000 रुपये कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता। फिर से 5% की छूट, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95%, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3,000 गुणे 90/100 गुणे 95/100, ठीक है। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, तो 3, 9 और 9 5, 9 तिया 27। ये ऐसा कर लेते हैं, 3 9 का गुणा करते हैं, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 नमा 81, 4 85, 5 ती 15 की 5 हासिल आई 1, 5 ती 15, 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 ती 24, 1 25, 2565 रुपये। 2565 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? डी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी करेक्ट हो गया। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस करते जाइए, आपका जो ग्रुप डी का स्टैंडर्ड है ना, वो मैथ का स्टैंडर्ड, वो आपका क्लास 10th ही तक है स्टैंडर्ड, चाहे वो सान साइड की मैथ हो चाहे वो आर्ट साइड की मैथ हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए ये त्रिकोणमिति का है, यहां पर करेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे संख्या लिखी है उसका चिन्ह बदल देते हैं, जो नीचे संख्या लिखी है यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का चिन्ह बदल देंगे और ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। और ये 2 बार आएगा तो ऊपर रूट खत्म हो जाएगा, 2 बार अंडर रूट में आया क्या ना, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा बटे, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जहां जहां फॉर्मूले लगेंगे मैं आपको फॉर्मूले लिखवाता जाऊँ। फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है? हमें रखना है साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन को 1 के बटे में ले लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस के बटे में ले लेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक का अपोजिट होता है तो इसकी जगह लिखा जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो कितना हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे होंगे, लेकिन मैंने सेट जो किए हैं वो क्रम से ही किए हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं आपको वही शो होंगे। मतलब 2022 में ये जिस सेट का क्वेश्चन है उसमें जौन सा नंबर था उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ठीक है। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहा है 16वां नंबर, यदि 9 अनुपाते 12, ठीक है, और समानुपाते 12 अनुपाते x। देखिए अनुपात का मतलब होता है भाग, तो 9/12। ये जो समानुपात होता है इसका मतलब होता है बराबर, तो 12/x, ठीक है। 3 से भाग देंगे, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 चौको 16, और इन दोनों का गुणा x, x बराबर हो गया 16। बात क्लियर? ऐसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, 28 अनुपाते 42 समानुपाते 42 अनुपाते y। तो 28/42 लिखेंगे और समानुपात की जगह बराबर 42/y। 7 चुको 28, 7 छंग 42, ठीक है। 2 से भाग देंगे 2, और ये 3, 2 से भाग देंगे 2 और 1, तो इन दोनों का गुणा y और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 63, ठीक है। पूछा क्या है? 2x प्लस का y, 2 गुणे 63, ठीक है, वो 2 गुणे 16 प्लस 63, ठीक है, तो हो जाएगा 32 प्लस 63, 5 और ये 9, ये 95 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट सेट में जैसे ही बताऊंगा तो चीज़ों को आपको और क्लैरिफाई करता चलूँगा, ठीक है।
अगले सेट की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच अंतर दे रहा 52, ठीक है, और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए, दो संख्याओं के बीच अंतर दे रहा 52 और संख्याएं कितने अनुपात में है। ये थोड़ा सा, चलिए, संख्याओं के बीच में 7:3, अनुपात कितना कह रहा, 7:3, तो एक ये हो जाएगी 7x और ये एक ही हो जाएगी 3x। इनके बीच का जो डिफरेंस, देखिए अनुपात में अगर कभी भी क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही तो करते हैं, 7x ये 3x, जो संख्याएं हैं 7 और 3 के अनुपात में, तो 7x 3x, और इनका जो अंतर यानी कि ये रहा अंतर, कितना दे रहा 52, तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 52, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, बड़ी संख्या पूछी उसने ये रही 7x यानी 7 गुणे 13, और 13 7 कितना होता है 91, एकदम सिंपल सा हो गया, ये हो गया डी नंबर। चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चलता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा त्रिभुज वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर कोई भी आपको त्रिभुज दे दे और उसमें 3 भुजाएं दे दें, तो हीरोन का सूत्र लगाना आपको। कौन सा लगाना है, हीरोन का सूत्र। मैं सूत्र लिख दूं, हीरोन का सूत्र, हीरोइन का नहीं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। अब एस होता है परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2s, और 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। ये क्या होती हैं, भुजाएं, ये क्या होती हैं, भुजाएं त्रिभुज की। तो ये 2s है लिखा, तो s बराबर जो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये रहा हीरोन का सूत्र। आपको सूत्र याद रखना, अगर किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई हो, जैसे इसमें दी गई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, 2s होता है पूरा परिमाप, ए बी सी होती है त्रिभुज की भुजाएं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 14 16 है। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो एस बराबर जो हो जाएगा 12 14 और 16 बटे 2, ये 30 और 12 42, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21, वो भी मीटर में, ठीक है। ये परिमाप है, मीटर स्क्वायर में नहीं रहता, ध्यान देना, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। अब एरिया जो हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस की जगह निकला 21, अब ए की जगह 12 माना हमने, तो 21 माइनस 12, और 21 माइनस 14, ABC को लिखा ना क्रमशः, और 21 माइनस 16, वो भी रूट में रहेगा, ठीक है। अब रहेगा 21, ये कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9 ही बचेगा केवल, ये 7 बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक है। तो 7 3 21 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 7 गुणे 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 7 2 बार आया तो वर्गमूल में एक 7 बाहर आएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, और ये 3 और 5 ये 15 अंदर बच जाएगा, ये नहीं निकल सकता। 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जितना हो जाएगा 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर, यानी कि सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ फॉर्मूले आ रहे हैं मैं वहाँ वहाँ फॉर्मूले आपको शो करता चल रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उनको भी समझिए। यहाँ पे कह रहा है 2.6666 डॉट डॉट प्लस 2.77 डॉट डॉट को भिन्न के रूप में बदली। देखिए यार, इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा था, इस तरीके से लिख देते हैं। जो अंक बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर इस तरीके से डंडा खींच देते हैं, यानी कि बार का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे इसको अगर देखेंगे तो इसको लिख देंगे 2.7 के ऊपर बार।
अब इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको लिख देंगे 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार। ऐसे इसको लिख दिया जाएगा 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार। ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब ये 0.6 के ऊपर बार है प्लस 0.7 के ऊपर बार है, ये 4। देखिए एक बार है ना, एक अंक रिपीट है ना, तो बटे में 9 लिख दो। ऐसे इसके बाद में एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होता है, इसका मतलब होता है रिपीटेड अंक। डॉट डॉट का मतलब है रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी 7/9 हो जाएगा। अब ये हो गया 4, है ना, हर समान है, आंसर जुड़ जाएंगे। अच्छा 13/9 कितना हो जाएगा, 13/9। और सॉल्व करेंगे, 9 चौको 36 प्लस 13/9। अब 9 है ना, ये 4/9, 49/9, 49/9, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पर भी आपको कमेंट करना है, मतलब कुछ भी डाउट्स है, तो आप कमेंट कर देना, मैं कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी से क्यू की यात्रा करता है। पी से क्यू की ओर जाता है, वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी चाल से, और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौटता, मतलब वापस लौटता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल। देखिए आपको एक औसत चाल का फॉर्मूला याद रख लेना है। औसत चाल का फॉर्मूला याद रख लेना है 2v1 v2 बटे v1 प्लस का v2। अगर सेम डिस्टेंस है और आना जाना किया जा रहा है, इस स्थिति में औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ये हो गया आपका v1 और ये हो गया आपका v2। बस सॉल्व कर देना, 2 गुणे 60 गुणे 100, और ये 60 प्लस का 100, तो 2 गुणे 60 गुणे 100, 160 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 बार, और फिर 2 से भाग देंगे 5, और ये 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 15, और 15 पना 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एवरेज जो चाल निकली वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा निकली। बात क्लियर, बात क्लियर यहाँ तक सभी को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये रहा। ये भी बड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने देखा सेट पे, और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है ना, वो रिपीट होता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है ना, और जबकि भी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि भी एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनते हैं, गिनने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें कितना समय लगेगा। ए जो क्या करता है 100 अंडे, तब 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है। ठीक है, गिनता है, बात समझ रहे आप। अब 4 से भाग दे देंगे, तो 1 मिनट में ये कितने अंडे काउंट कर रहा है, ये 25 अंडे काउंट कर रहा है। ठीक है, ए जो है 1 मिनट में कितने काउंट कर रहा है, 25 अंडे। कितने कर रहा है, 25 अंडे काउंट कर रहा है। और इसी प्रकार से बी का देखा जाएगा, तो वो 5 मिनट में 100 है, 5 से भाग दे देंगे। 1 मिनट में जो काउंट कर लेगा वो कर लेगा 20 अंडे, है ना। देखिए ए जो है 1 मिनट में 25 अंडे काउंट कर देगा, बी 1 मिनट में 20 अंडे काउंट कर देगा, ऐसा हो जाएगा। 4 मिनट में क्योंकि 100 कर रहा था, सेम उतने ही, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। ठीक, यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं। देखिए अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो 1 मिनट में टोटल कितने अंडे बन जाएंगे, गिन लिए जाएंगे, यानी काउंट कर लिए जाएंगे, 25 और 20 45। ठीक है,
अब बात है 450 की, तो 10 का दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये 10 मिनट हो जाएगा, है ना, ये 10 मिनट हो जाएगा, ये 450 अंडे बन जाएंगे। तो 10 मिनट में क्या कर देंगे, 450 अंडे गिन जाएंगे। बात क्लियर सभी को, क्लियर है ना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। फादर की जो एज है एक्स, मेरे पिता की आयु, मान लो कोई मेरा मान लो सुनील है ना, सुनील एज, सुनील एज मान लो एक्स ईयर, ठीक है। अब मेरा कौन है यार, नाम मान लो सुनील है कोई लड़का, और फादर की एज कितनी हो जाएगी फिर, फादर की एज जो हो जाएगी, कह रहा है ना वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो पिता कितने हो जाएंगे, 25 वर्ष ज्यादा एज के हो जाएंगे, है ना। बात क्लियर है ना। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले, तो जो मेरी यानी कि जो सुनील माना उसकी एज 5 साल कम होगी, और फादर की जो x+25 है 5 वर्ष पूर्व कहेंगे तो ये भी 5 घटेगी, और 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था, 39। देखिए 5 घटेगा 20, -5 -5 -10, और इससे घट जाएगा, तो ये x और x 2x हो जाएगा, -5 -5 -10, और 25 में से घटेगा तो 15 बराबर 39, तो 2x बराबर 39 -15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 से भाग देंगे, x बराबर 12 ही है। मेरी वर्तमान एज कह रहा ना, मेरी वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष हो जाएगी। बात क्लियर। जो मेरी यानी कि सुनील जो भी माना था उसकी एज कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखिए कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट टाइप के रहते हैं, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन अगला मैं जो करा रहा हूँ उन्हीं में से है एक थोड़ा सा मिसप्रिंट। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, ठीक है। प्रिंटर की कीमत अगर, प्रिंटर की कीमत अगर हम यहाँ पर मान लें, क्या मान लें, एक्स मान लें, और कह रहा है टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है, तब टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी, टेलीविजन की कीमत इससे क्या हो जाएगी, प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम हो जाएगी, ठीक है। ये रुपए हो गया। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दुगनी हो, ये जो प्रिंटर की कीमत x है ना, वो टेलीविजन की जो x माइनस 35,000 निकली उसकी कीमत का क्या है, दुगनी है। x और इस तरफ आएगा तो 2x माइनस का 70,000 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा, 2x इस तरफ आएगा माइनस का 2x, x घट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। और प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगनी, ठीक है। x बराबर जो आ गया वो 70,000 आया है, लेकिन ये 70,000 है किसका यार, ये तो प्राइस है मेरे प्रिंटर का, पूछा किसका, टेलीविजन का। तो क्या करेंगे, 70,000 में से 35,000 अगर हम घटाएंगे तो एक बात बताओ कितना बचेगा, 35,000 ही तो बचेगा एटलीस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहा है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने
एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई। इन आंकड़ों का बहुलक, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस का F0। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 2F1 माइनस F1 माइनस का सॉरी F0 और F2 इंटू H। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्राप्त की जाती हैं इनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर L1 लिख लेना, फिर प्लस लिखना, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने के लिए ये वर्ग अंतराल, इनको अंतराल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब रिपीटेशन, मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 4 है, ऐसे कितने परिवारों की संख्या 10 है। ऐसे परिवार जहां पर सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, ऐसे परिवारों की संख्या 8 है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी दिख रही? 12 की। 12 हो जाएगा हमारा F1, इसके ऊपर वाला होगा F0, नीचे वाला होगा F2, और F1 जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसमें ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। सारी चीजें आपके सामने लिखते हैं। L1 बराबर 6, L2 बराबर 8, और H जो होता है वो होता है L2 माइनस का L1, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2। और F0 जो है वो 8 है, F1 जो है वो 12 है, F2 जो है वो 6। अगर समझ में ना आए आप दोबारा वीडियो देखने के लिए एकदम स्वतंत्र दोबारा बैक करके देख सकते हैं। अब फॉर्मूले में L1 रखेंगे तो हो जाएगा 6। अब F1 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस 8 बटे 2F1, 2 इंटू 12 माइनस F0 8, और F2 हो जाएगा 6, और H की जगह पर 2। 6 ये 4 गुणे 2 ये 24, 12 दूनी 24 में 8 गया 16, और 16 में से 6 गया 10, ये हो जाएगा 6, ये 8 बटे 10, तो 6 प्लस 0.8 ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, कहाँ लिखा आंसर? ये लिखा हुआ 6.8, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 10 सहभाज्य संख्याओं कि किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक हमेशा होगा। देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कितनी भी सहभाज्य संख्या, जैसे 2 3 कुछ भी कॉमन है नहीं है, 5 7 कुछ भी कॉमन है नहीं है, 8 7 कुछ भी कॉमन है नहीं है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब अगर आप कहोगे कि सर कॉमन फिर क्या है, तो मैं बताता हूँ ना कॉमन क्या। कॉमन अगर 2 और 1 में 3 में देखेंगे तो कॉमन है 1। कॉमन क्या है? 1। इनमें देखेंगे कॉमन क्या है? 1। जब कुछ नहीं होता तो फिर 1 तो होता ही है। कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं, 1। कॉमन क्या है? 1। अब मेरी बात समझ रहे? वो यही तो कह रहा, 10 सहभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ जो होता है वही तो कॉमन होता है। एचसीएफ कॉमन ही तो होता है दो संख्याओं का। दो संख्याओं का कॉमन ओवेनेस्ट जो भाग होता है वही तो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि 10 सहभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हमेशा होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला ये रहा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करें? देखिए 0.48 0.0486 भागे
0.002। भाग का मतलब सिंपल सा है भाई, 486 बटे में लिख दो 0.002। देखिए दशमलव अलग करो, 486 लिखो बटे में 2 लिखो। दशमलव बाद 3 अंक थे, ऊपर 3 जीरो लिख दो एक के साथ। दशमलव बाद 4 अंक थे, नीचे एक के साथ 4 जीरो रख दो। ठीक है, ये जीरो 3 जीरो कट गए, 2 से भाग देंगे 2 4 3 और बटे में केवल 10, नीचे से 10 अलग करेंगे तो दशमलव बाद एक अंक लग जाएगा 24.3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर? उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। डाउटफुल चीज़ें हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। 2 डिब्बे हैं भाई, 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या। देखो 2 डिब्बे हैं, फर्स्ट था और सेकंड था, इनमें जो चॉकलेटों का अनुपात है 7:5। कितना, 7:5, यानी 7x और ये 5x। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर कितना है, वो है 28। ठीक है, तो 3x 2x, 2x बराबर 28 और 2 से भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 14। तो कह रहा है तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या अधिक, ये रहा ना 7 गुणे 14, 7 चौक 28 की 8, हाथ से लाई 2, 7 2 98। ये रहा ना ऑप्शन भी 98। बात क्लियर आप सभी को? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों। दोस्तों कंफर्म ज़रूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आके उन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करके आपको चीज़ें क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 की घात 3 लिखा, इंटू 5 की घात 4 लिखा, इंटू 5 की घात 2 लिखा। देखिए आधार समान होते हैं, गुणे में संख्याएं लिखी तो घातें जुड़ जाती। 5 + 3, 5 की घात 3 + 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 9। 5 की घात 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात कह रहा है यहाँ पर 5 6 और 8 है, यदि उनके वर्गों का योग 1250 है। देखिए 5 6 और 8, एक 5x मान लो, दूसरी 6x मान लो, तीसरी 8x मान लो। 5x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर और 8x का स्क्वायर। ठीक है, 1250। ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का वर्ग 36x स्क्वायर हो जाएगा, 8 का वर्ग 64x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1250। इन सब का अगर टोटल करते हैं ना तो 125x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1250। देखिए 125 से 125 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर हो जाएगा √10। आप क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उन संख्याओं का गुणनफल, ये रहा ना गुणनफल, इन सब का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 × 45 और 4 × 24, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक एक्स, तो एक एक्स और ये एक्स स्क्वायर। देखिए 240 एक्स की जगह √10 और एक्स स्क्वायर की जगह पे 10 था, तो 240 और 10 हो जाएगा 2400 और √10। इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके सामने करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, देखिए ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ चीज़ों को आपके सामने। देखिए इस तरीके से ये त्रिभुज बना हुआ है,
ये P लिखा है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, ये A लिखा है और ये B लिखा है। ठीक है, बात क्लियर। आकृति में AB समांतर QP, देखिए AB समांतर QP, AB समांतर QP, और अगर AB समांतर QP है तो थेल्स की प्रमेय से यहाँ पर क्या लगेगी, थेल्स की प्रमेय। ये भी 10th क्लास में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कुछ चीजें रिमाइंड में आ रहा होगा। अगर एक त्रिभुज में ऐसी दो भुजाएं समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, RA बटे AQ, RB बटे BP, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा RQ बटे AQ, RP बटे RB, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद RQ बटे RA, RP बटे RB, ये सारी चीजें हो जाती हैं थेल्स की प्रमेय से। अब हमें ये ध्यान देना, पूछ क्या रहा, PQ पूछ रहा, AB दिया हमारे पास है ना, AB की रूप वाला तो हमने कोई किया नहीं है, और साथ ही साथ एक काम हो, AB बटे PQ, ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता। हमारे पास क्या क्या दे रहा, AB दे रहा है, PQ दे रहा, RB और BP दे रहा, ठीक है, RB और BP, बिल्कुल छोटे त्रिभुज की बजाय RB हो गया है ना, और बटे BP, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं इस क्वेश्चन के विषय में आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जब हुआ था ना 2022 के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पहले ही से एरर था, ये क्वेश्चन क्या था, पहले से ही एरर आया था, मिस्टेक आया था, ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं पहले से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अब AB बटे PQ वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज, कैसे, छोटा त्रिभुज RB और बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा RP, और छोटा त्रिभुज रहेगा AB और बड़े का रहेगा PQ, AB बटे PQ, ठीक है। अब RB तो हमें पता है, x बटे 2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, x बटे 2 लिख देंगे, और RB और BP, RB और BP का योग तो RP हो जाएगा, क्योंकि बटे में क्या आएगा RP, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू है सवाल का, आप जी ध्यान देना, ये थेल्स की प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 10th में है। और एक्चुअल क्या होता है क्लास 10th में, एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो त्रिभुज है ना, और बड़ा वाला त्रिभुज, ये आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया वो मैंने छोटे त्रिभुज की बजाय RB, फिर बड़े की RP, छोटे त्रिभुज की बजाय AB, फिर बड़े की PQ, और RB और BP जो होगा RP हो जाएगा, RP लिखा ना तो x बटे 2, x बटे 2 प्लस x प्लस का 1, AB कितना है x, और PQ कितना है x प्लस का 10, देखिए x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें भी एक ले लेते हैं, इसमें भी एक ले लेते हैं, हरों का लासा 2, 2 से भाग देंगे एक बार x, एक से भाग देंगे 2x, और ये 2 बराबर x बटे x प्लस का 10, x प्लस 2 ये रहा, ऊपर 2 जाएगा, और ये 3x बटे बटे में 3x प्लस 2 बराबर x बटे x प्लस 10, देखिए x से x कट गया, यहाँ पर गुणा होगा इन दोनों का, कितना हो जाएगा 2x प्लस का 20, इन दोनों का गुणा इस तरफ चला जाएगा, 6x प्लस का 4, 4 इस तरफ आएगा 16, और 2 इस तरफ जाएगा 6 की तरफ, ये 4x भाग दे देंगे तो x बराबर 4। अब पूछ क्या रहा था, PQ, PQ कितना है x प्लस का 10, x प्लस का 10,
तो हो जाएगा 4 प्लस का 10, यानी कि टोटल 14 आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड की तरफ से ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक इसका सॉल्यूशन रहा। ये तो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट थे। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एमसीक्यू नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड ने इस क्वेश्चन को गलत माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षों और ए बी सी डी दिया गया वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इस तरीके से चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं और चतुर्भुज के नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए जो है हमारा वो 0 माइनस का 2 है और बी कितना है, वो 2,1 है। ठीक है, और सी कितना है, 0,4 है और डी कितना है, -2,1 है। अब ये जो सवाल होगा इसमें चतुर्भुज यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 23, 31, 12 वाला, याद करो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा। x1 y2 माइनस y3 23, x2 y3 माइनस y1 23, 31, इसके बाद x3 y1 माइनस का y2 23, 31, 12। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बड़े ध्यान से, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 ये y3। ठीक है, पहले का देखिए ना, पहला त्रिभुज ये आ रहा ना, ये नहीं आया। ठीक है, पहला त्रिभुज, तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 1/2। x1 जो रहने वाला 0, खेल खत्म। x2 जो रहने वाला है वो 2 है। y3 माइनस का y1, y3 माइनस का y1, 1 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि y3 माइनस y1 हो रहा तो प्लस का 2 प्लस x3 कितना, माइनस का 2, इसके बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस का y2, इसको सॉल्व करते हैं 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। एरिया सेकंड का अगर हम ज्ञात करने के लिए बोले, ऐसे ये रहेगा। अब एरिया सेकंड में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं, अब सेकंड वाले को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, हम क्या करते हैं, अब ये कर देंगे x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और y3। ठीक है, मान रखते हैं 1/2। x1 कितना है 2, y2 माइनस y3। अब y2 जो दे रहा है वो 4 दे रहा है, y3 दे रहा है 1। ठीक है, y2 माइनस y3 और x2 कितना दे रहा है मेरे बच्चों, 0, खेल खत्म। और x3 कितना दे रहा है, माइनस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 माइनस का 1, ऐसे ही हो जाएगा ये भी। ठीक है, कैसे हो जाएगा, x3 और y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, तो y1 माइनस का y2। ठीक है, इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी छाएगा। और फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल ही तो जोड़ेंगे, तो 6 + 6 यानी कि 12 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, इस सवाल में यही मेथड लगेगा। किसी बच्चे के दिमाग में जाए वीडियो देखते हुए कि सर क्या शॉर्ट ट्रिक नहीं, तो भाई इन्हीं की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ठीक है, तो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक आपके सामने मैं नहीं ला सकता, होती नहीं है। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा ये रहा आपके सामने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक मोटर कार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं ये एरर है,
ये एरर है, इस क्वेश्चन का एरर ये रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन का एरर ये रहा आपके सामने। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना आप समझिए। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करती है चलना, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पर 2 घंटे बाद में कितनी हो जाती है डिस्टेंस, चाल 15 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसके बाद 90 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 आवर में 60 थी, 2 आवर, फिर 2 आवर में 75 हो गई, फिर 2 आवर बाद 90 हो गई, या 2 आवर में जो डिस्टेंस है, दूरी है 2 घंटे में 60 के अकॉर्डिंग 2 कितना हो गया 120 किलोमीटर। ऐसे ही 2 घंटे के अंतराल में दूरी 60 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाए, 75 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब 2 घंटे बाद 75 हो गई चाल, तो कितनी हो जाएगी 150 किलोमीटर, क्योंकि हर 2 घंटे में जो इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा इंप्रूव कर रही, ठीक है, और 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। ये एरर है, ठीक है, ये एरर है, इसलिए मैंने वहां पे कैंसिल कर दिया, केवल किलोमीटर कर दिया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हर 2 घंटे बाद आपकी डिस्टेंस जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर रही है। 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय कर ली, उसने कहा ना 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, और फिर 75 हो गई, तो फिर 90 तक, इस 2 घंटे में 150, ओवरऑल कितनी हो गई 270 किलोमीटर, टोटल कितनी तय करनी है 360। अब यार एक बात बताओ, 90 के बाद केवल 1 आवर, इसका मतलब क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 आवर में ही कितने तय कर लेगा 90 किलोमीटर, क्योंकि 270 प्लस 90 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो 1 घंटा यहाँ पे और 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 आवर लगेगा टोटल समय 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। बात क्लियर आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई संख्या 115 एक्स वाई के ऐसे 2 अंक है कि संख्या 90 से विभाज्य है। भाई मेरी बात समझना, देखिए 1 1 5 और एक्स और वाई हमने आपके सामने लिख दिया, और ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है 90 से। मेरी बात सुनो, 90 के हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, 9 और 10, है ना, और कोई भी संख्या अगर 10 से कटे तो उसके लास्ट में शून्य होना चाहिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अगर कोई भी संख्या 10 से कटती है उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 9, यानी कि ये 0 कट गया, 90 में ये 0 से 0 कट गया। अब ये जो शेष संख्या 9 से कटना चाहिए, और 9 से कटने का जो कॉन्सेप्ट होता है, अंकों का आंकिक योग जो है वो हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। x की जगह ऐसा क्या रखें, 2 रख देंगे, है ना, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या 90 से कटती है तो आप याद रखना वो 9 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, और अगर संख्या कोई 10 से कटती है तो उसके लास्ट का अंक 100% श्योरिटी के साथ में 0 ही होता है, तो y हमारा 0 हो गया। अब इतना जो अंक बचा ये 9 से कटना चाहिए, देखो 0 से 0 कट गया, अब बच्चा कितना 115x भागे में केवल 9। अब ये अंक अगर 9 से कट रहा तो अंकों का आंकिक योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ये निकला था 7 प्लस x। अब x की जगह ऐसा क्या रख दें कि 9 से विभाजित अंक बन जाए, तो x की जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 9, और 9 9 से कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्लियर हो गया 2, और y बराबर क्लियर हो गया 0। अब पूछ क्या रहा ये भी देखते, x प्लस वाई, भाई 2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। किसी रियायती बिक्री में, ठीक है, किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,410 रुपए में बेची जाती है। जो अंकित मूल्य था 10,490 था भाई, ये क्या था अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य, ठीक है, इतना था, और बेची कितने में जा रही है, बिक्री मूल्य कितने में 9,441, ठीक है। इसका अगर डिफरेंस देखेंगे 10,490 में से 9,441 अगर घटाते हैं तो बचेगा 9, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 0 और ये 1,
यानी कि ये छूट है दे दी गई, ये क्या छूट है। अब छूट प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए छूट चेक करेंगे और किस में, बटे अंकित मूल इंटू 100। छूट कितने की दे दी, 1049 की। अंकित कितना था, 10,490 इंटू 100। देखिए ये कट गया, 0 कट गया, कितना प्रतिशत बचा। यानी कि यह श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, यानी कि 10% की छूट दी गई। कितने प्रतिशत की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बड़ा उम्दा 10वीं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है। x बराबर 3 रखना, x की जगह 3 का स्क्वायर 12 गुणे 3 प्लस के बराबर 0, 9 12 36 प्लस के इज इक्वल 0, कितना बचेगा -27 के इज इक्वल 0, के बराबर 27, के बराबर 27। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, के की जगह आ गया 27 बराबर 0। यार एक बात बताओ, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे ए। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटे ए। और इसकी कंपैरिजन कर लो आप किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। याद करो, सब सारी क्लास 10th की चीजें रिमाइंड हो रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0 द्विघात समीकरण। तो हमारा मूल एक तो 3 है, एक तो 3 है ना, एक x मान लेते, एक तो 3 है, एक x मान लेते, क्योंकि द्विघात समीकरण दो मूल ज्ञात होते हैं। मूलों का योग b की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 12, और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो x 3 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 12, x बराबर 3 पक्षांतर हो जाएगा 9। तो मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें के की आवश्यकता थी नहीं, खामोखा का मैंने दिमाग लगा के ये चीजें कर दी। आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इसको करने की, क्योंकि हमारा ए बी से जब काम हो जा रहा है तो इस पार्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो दूसरा मूल जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका ग्रुप डी है ना, इसमें 10th के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक का ही आता है, इसलिए तो 10th क्लास पास मांगी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही उम्दा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है, यदि ए और बी समीकरण, ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, ठीक है। तो मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग जो होता है वो होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। इसकी हम तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि कह रहा है यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी और ए बी है। मतलब एक मूल ये है और एक मूल ये रहा, और इन दोनों को ज्ञात करो, ये अगले समीकरण के मूल है, ठीक है। मूलों का योग, क्योंकि ए बी इसके मूल है ना, तो मूलों का योग ए प्लस बी, बी होगा एक्स और ए की जगह पे भी एक, ए प्लस बी बराबर -1। अब मूलों का गुणा, मूलों का गुणा ये भी फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणा बराबर होता है सी बटे ए। मूल क्या है, ए बी है ना, सी कितना -2 और ए की जगह 1, तो ए बी बराबर जो हो गया -2। यार एक बात सुनो, दोनों का डिफरेंस कितना है, एक, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, -2। तो ए बी में से एक श्योरिटी के साथ में -2 है और एक 1 है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना जोड़ेंगे तो -2 प्लस 1 कितना होगा, -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर 1 हो गया। अब देखिए 1/a 1/b, ए की जगह पे -2 और बी की जगह 1, सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, वो प्लस का, ठीक है। और ए बी चेक करेंगे तो -2। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है,
जिसके मूल क्या थे, 1/a+1/b और ab। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा जिन बच्चों को ये पेपर में क्वेश्चन मिला होगा, वे कंफ्यूजन में आ गए होंगे। बेटा ये ऑलरेडी अपने आप में मूल बोल रहा, ये भी मूल है और ये भी अपने आप में मूल है, इसलिए द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा इज इक्वल 0। अब x² मूलों का योग कितना है, 1/2 एक मूल है और एक -2 है। x मूलों का गुणा कितना है, वो हमारा गुणा है 1/2 इंटू -2, ठीक है, ये रहे मूलों का गुणा। अब सॉल्व करेंगे x² माइनस का 3/2 हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x/2 और -1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 3x/2 लिखते हैं, ठीक है, एक उस तरफ जाएगा प्लस का, x² उस तरफ जाएगा माइनस का, कैंची गुणा कर दीजिए। अब 3x हो जाएगा, इसका 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 माइनस का 2x², और ये पक्षांतर होगा तो 2x² इस तरफ आएगा तो प्लस का, और 3x ऑलरेडी लिखा प्लस का 3x, और 2 पक्षांतर होगा तो -2 बराबर 0। बाद में आप पीछे करके भी देख सकते हैं, कौन सा 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x माइनस का 2, यानी कि कुल मिला के B नंबर आ जाएगा। काफ़ी मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया होगा एग्जाम में इस क्वेश्चन ने बच्चों के साथ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1280, क्वेश्चन कह रहा है कि 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद रख लीजिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI, मूलधन यानी कि P, दर यानी कि R, समय यानी कि T बटे 100। अब 1280 रुपए की राशि पर, यानी ये मूलधन है, 5% की वार्षिक दर से, यानी दर की जगह 5, 3 वर्ष में साधारण ब्याज पूछा गया, ठीक है। सबसे पहली चीज 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से भाग दिया, कितना हो गया 6 और 4 गुणे 3, 6 त्रिक 18, 4 × 12, 192 रुपये, 192 रुपये। अब मैं आपको साधारण ब्याज बता दूं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में जो बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण तौर पे जो ब्याज मिल जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फंडामेंटल क्या है कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किए और आपको 10% की दर से ब्याज मिल रहा, तो ब्याज जो होगा आपका 100 रुपये होगा। मतलब अगर आपने 50 साल तक भी अगर धनराशि जमा की तो हर साल आपको 100 रुपये ही मिलेगा, ये साधारण होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI बोलते हैं, उसका फंडामेंटल आएगा तो समझाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने 10,000 रुपये जमा किए, इस पर 10% की दर से आपको ब्याज मिला, पहली वर्ष आपका कितना हो गया 100 रुपये। अब ये 100 रुपये जुड़ के आपका हो गया 1100 रुपये, इसमें 10% का ब्याज जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। ऐसे ब्याज बढ़ता चला जाएगा, आपका रुपये जुड़ता जाएगा, उस पर ब्याज मिलता जाएगा। साधारण ब्याज में जो धनराशि आपने शुरुआत में जमा की थी केवल उसी पे ब्याज मिलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में आपका रुपये जुड़ता जाएगा, उस पर ब्याज जुड़ता जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आप सभी के बीच में बहुत जल्दी लेके आऊँ। ओके दोस्तों, स्टूडेंट्स, मित्रों, दोबारा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड।